नमस्कार, सुपरफास्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। दिल्ली में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के इस अधिवेशन के समापन भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी सहित तमाम आला नेता मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में खासतौर पर मिशन 2019 की तैयारी को लेकर रणनीति बनेगी। पीएम मोदी और अमित शाह नेताओं और पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे। कई दूसरे मुद्दों पर भी अधिवेशन में चर्चा होगी। यूपी की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम है। लखनऊ में सपा बसपा गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान होगा और आगामी लोकसभा चुनाव 2019 की जंग के लिए सीटों के बंटवारे पर मुहर लगेगी। उत्तर प्रदेश की सियासत में नई इबारत लिखी जा रही है। नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए 23 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर सपा बसपा सूबे में फिर से गठबंधन की राह पर है। 1993 में बीजेपी को हराने वाले मुलायम काशीराम की जोड़ी की तरह मोदी लहर पर सवार पार्टी को हराने के लिए अखिलेश मायावती की जोड़ी बन रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सपा बसपा के गठबंधन पर हमला बोला। दिल्ली के राष्ट्रीय अधिवेशन में अमित शाह ने विरोधियों के गठबंधन को ढकोसला बताया और कहा, इस बार पार्टी यूपी में 73 नहीं है 74 सीटें जीतेगी। सपा बसपा के गठबंधन के बाद राजनीतिक पंडित मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी के लिए सूबे की राह आसान नहीं होगी। इसलिए वो 1993 में सपा बसपा गठबंधन का उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा सियासी माहौल 25 साल पहले जैसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियां 37 लोकसभा सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अमेठी और रायबरेली की सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएगी, तो वहीं किसी भी उम्मीदवार को वहां नहीं उतारा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इस गठबंधन से बड़ा झटका लगा। कांग्रेस को इस गठबंधन में अभी जगह नहीं दी गई है। वहीं दोनों का वोट शेयर बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। आरजेडी के राजभवन मार्च में महागठबंधन की तरफ से कोई बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ है। इसके बाद विरोधी उन पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने आरजेडी के राजभवन मार्च का बचाव करते हुए कहा कि कोई जरूरी नहीं कि सभी मार्च में बड़े नेता शामिल हो। कटिहार में महिला कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष संयुक्ता सिंह ने 14 जनवरी से शुरू होने वाली कांग्रेस के महिला अधिकार यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में यह यात्रा 14 जनवरी से किशनगंज से शुरू होगी। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कुशवाहा ने कहा कि अगर सीएम अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वालों पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि आप चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन दूसरे धर्म के अनुयायी का सम्मान जरूर करें, क्योंकि धर्म का असली मकसद तनाव को बढ़ाने के बजाय आपसी सौहार्द के वातावरण को मजबूत करना है। एलजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ आरजेडी पर हमला बोला, बल्कि इशारों में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने पर भी लालू प्रसाद पर तंज कसा। रामविलास पासवान सवर्ण आरक्षण को लेकर आरजेडी और दूसरे दलों के विरोध में जवाब दे रहे थे। उन्होंने सपा बसपा गठबंधन पर कहा कि दोनों के एक साथ आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पासवान ने अल्पसंख्यकों के बारे में कहा कि माइनॉरिटी की अभी पहली पसंद कांग्रेस ही है। बिहार विधानसभा निवेदन समिति के संयोजक मुद्रिका प्रसाद राय भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और विधानसभा की ओर से पारित कार्य और योजनाओं की जानकारी ली। मुंगेर में 16 जनवरी को संभावित सीएम के दौरे को लेकर अधिकारियों का निरीक्षण शुरू हो गया है। नक्सल प्रभावित हवेली खड़गपुर में अनुमंडल राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का सीएम उद्घाटन करेंगे। छपरा के श्याम चौक के पास पटना जा रही एक बस अनियंत्रित हो गई और घर में घुस गई। इस हादसे में बस पर सवार 9 लोग घायल हो गए हैं। उन्हें छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्सौल में फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस ने बीजेपी पर फिल्म निर्माण को लेकर आरोप लगाया। सवर्णों को 10% आरक्षण के लिए संविधान संशोधन बिल के विरोध में भीम आर्मी और छात्र राजद ने जहानाबाद में आक्रोश मार्च निकाला और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जम्मू जिला राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने देश में जाति की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग करते हुए गरीब सवर्णों को आरक्षण देने का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने शहर के कचहरी चौक पर विरोध जताया।
रक्सौल में सामाजिक संस्थाओं ने शहर में प्लास्टिक के उपयोग का विरोध किया। संस्थाओं ने लोगों को इससे होने वाले बुरे प्रभाव की जानकारी देते हुए रैली निकाली। दरभंगा के नए एसएसपी बाबूराम ने जिले में एक नई पहल की शुरुआत की। एसएसपी ने हर महीने होने वाले क्राइम मीटिंग के बाद सभी डीएसपी, थाना अध्यक्षों और इंस्पेक्टर के सामने ही जिले से आए सैकड़ों फरियादों की अपनी वो फरियाद सुनेगा और उनका निपटारा ऑन द स्पॉट करेंगे। मधुबनी में जंजालपुर अनुमंडल के एसडीओ अंशुल अग्रवाल ने छापेमारी कर एक निजी गोदाम में 141 बोरा चावल रखा था, उसे जब्त कर लिया। जब्त चावल के सभी बोरों पर एसएफसी का मुहर लगा हुआ है। औरंगाबाद में प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दे रहे 4 फर्जी प्रशिक्षकों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से मिडिल स्कूल में लगभग 300 छात्रों को प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण दिया जा रहा था, जिसके लिए उन्हें फर्जी प्रशिक्षकों ने प्रति छात्र 390 रुपए बतौर फीस भी ली थी। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक देशी पिस्टल, कारतूस और शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को जेल भेज दिया है। समस्तीपुर के अंगार घाट थाना के पटपारा गांव में ईख के खेत में अचानक आग लग गई। आग के कारण लगभग 10 एकड़ में लगी ईख की फसल जलकर बर्बाद हो गई। भोजपुर में अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक का नाम राहुल कुमार बताया जा रहा, जो गढ़हनी के धमनिया गांव का रहने वाला था। पटना में अब मैक्स हॉस्पिटल साकेत की सुविधा लोगों को मिल पाएगी। पटना के कुछ अस्पतालों में अब लोग जाकर दिल्ली के मैक्स से भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स और जांच शेयर कर वहां के मेडिकल टीम से पटना रहते दिखा पाएंगे। मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के जयपाल पट्टी में 3 दिनों से लापता छात्र का शव एक वीरान घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। परिजन सुमित की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। गोपालगंज में दहेज के लिए नवविवाहिता की पहले जहर देकर और फिर गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद ससुराल वाले फरार हैं। घटना मीरगंज के कालूपट्टी गांव की है। सुपौल में कोसी के कटाव से पीड़ित मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग मुआवजे की मांग को लेकर समाहरणालय के सामने सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। नाराज ग्रामीणों ने पहले धरना प्रदर्शन किया था। इसके माध्यम से जिला प्रशासन को अपनी समस्या से अवगत कराया गया था। बेगूसराय में कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आज छात्रों ने बखरी में सड़कों पर आगजनी की और साथ ही कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पटना के गांधी मैदान में डीएम कुमार रवि ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। ठंड को देखते हुए डीएम ने गरीबों के बीच सैकड़ों की संख्या में कंबल बांटे। गया के पटवा टोले में हॉरर किलिंग को लेकर भाकपा माले या पुआ की जांच टीम ने जांच की। माले ने अपनी जांच में गया पुलिस की भूमिका संदेहास्पद बताई। बेटा पुलिस ने लई गांव से कुख्यात अपराधी दिलशान कुरैली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से एक राइफल, कारतूस और फरसा बरामद किया है। पटना के मनेर में बीएसएनएल के गोदाम और मोबाइल टावर में आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। देर रात लगी इस आग से इलाके में सनसनी फैल गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधुबनी में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए प्रचार वाहनों को पंचायतों के लिए रवाना कर दिया गया। जनसंपर्क विभाग से मिले प्रचार वाहनों को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मधुबनी में डीएम ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत 60 दिनों से अधिक समय से विस्तारित मामलों की समीक्षा के लिए बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सबसे अधिक लंबित मामले फूलपरास अनुमंडल में पाए गए। पटना में निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के 2 अभियंता नवाब लाल और सहायक अभियंता गोरेलाल पासवान को गिरफ्तार किया। दोनों माफी पुस्त कराने की तैयारी के एवज में 80,000 की रिश्वत ले रहे थे। औरंगाबाद में पुलिस टीम की एक स्कॉर्पियो सड़क किनारे कंटेनर से टकरा गई। इसमें स्कॉर्पियो चालक की मौत हो गई। दानापुर के फुलवारी शरीफ में एक मोबाइल दुकान में शटर काटकर लाखों की चोरी कर ली गई। घटना थाना के चंद कदमों की दूरी पर घटी हुई। दुकान में चोरी की सारी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बेतिया पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 अपराधियों को दबोचा। उनके पास से 3 देसी कट्टे के साथ 1 विदेशी पिस्टल और आधा दर्जन कारतूस बरामद किया गया। बाढ़ में पुलिस ने मोकामा विधायक अनंत सिंह के करीबी भूषण सिंह के घर पर छापेमारी की, जिसमें पुलिस को एक राइफल समेत 7 लाख नकदी बरामद हुआ।
भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त राजेश कुमार के कार्यकलाप के खिलाफ अधिकारियों ने मोर्चा खोल दिया। अधिकारियों ने मीटिंग की जिसमें 2 दिनों तक इसके खिलाफ काला बिल्ला लगाकर काम करने की बात कही गई है। दानापुर के खगौल में लोगों ने जल जमाव की समस्या को लेकर NH30 को जाम कर दिया। लोगों का आरोप है कि नाले की निकासी बंद होने की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस आया है। सुपौल में कोसी के कटाव से पीड़ित मरौना प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग मुआवजा की मांग को लेकर समाहरणालय के सामने सत्याग्रह कर रहे हैं। नाराज लोगों ने बताया कि इससे पहले भी वो धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। बेगूसराय में कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए छात्रों ने बखरी में सड़कों पर आगजनी की। कॉलेज प्रशासन के विरोध में नारेबाजी की गई। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक महिला की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। इस महिला ने रेलवे स्टेशन पर फुट ओवरब्रिज के नीचे साड़ी के फंदे से फांसी लगा ली। मृत महिला की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। धनबाद जीआरपी और आरपीएफ ने शव को कब्जे में ले लिया है। मृतक की थैली और बोतल भी मिली है और इस घटना से धनबाद रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जिस धनबाद रेलवे स्टेशन पर हमेशा यात्रियों की भीड़ रहती है, वहां आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। साथ ही धनबाद जीआरपी और आरपीएफ की कार्यशैली भी सवालिया घेरे में है। तो हैरान करने वाली एक खबर आई है। धनबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 में आरओबी के नीचे सुसाइड हुआ। और कैसे ये सुसाइड हो गया, जबकि कहा जाता है कि धनबाद रेलवे स्टेशन में काफी भीड़ रहती है, लोग वहां मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये घटना कैसे हो गई। रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर सवाल, तो वहीं जीआरपी और आरपीएफ की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में। कौन है ये महिला, अब तक इसका पता नहीं चल पाया, शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन मृतक के पास से उसकी थैली और बोतल भी मिली है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक महिला ने खुदकुशी की है। इससे हड़कंप मच गया। आरओबी के नीचे लटक गई महिला और फुट ओवरब्रिज के नीचे साड़ी के फंदे से लटका हुआ उसका शव मिला है। अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। अभिषेक, हैरानी होती है कि भीड़ भाड़ वाले धनबाद रेलवे स्टेशन में ऐसी घटना घट जाती है और काफी देर बाद पता चलता है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई? जी बिल्कुल सही कहा अनूप कि ये बहुत ही चौंकाने वाला मामला है और ये सुरक्षा व्यवस्था पर भी एक सवाल उठ रहा है धनबाद स्टेशन की। क्या कि धनबाद स्टेशन जो काफी एक तरह से कहें कि पूरे देश में इसको A1 श्रेणी का स्टेशन दर्जा प्राप्त है। सुरक्षा के मामले में जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं और पुलिस फोर्स की तैनाती की बात कही जा रही है। उसके बावजूद ये हाल है कि एक महिला जो न सिर्फ स्टेशन पे पहुंचती है बल्कि फुट ओवर ब्रिज से नीचे से वो अपनी ही साड़ी से फंदे लगाकर झूल जाती है, उसकी मौत हो जाती है। तो ये मामला जो है खुदकुशी का है कि कुछ और है, ये तो अब जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह का सर्कमस्टांसेज है वो बता रहा है कि वो खुदकुशी करने के लिए वहां पहुंची थी और उसे किसी ने रोका नहीं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जीआरपी और आरपीएफ की पुलिस क्या कर रही थी। बिल्कुल, क्या कर रही थी पुलिस, बड़ा सवाल है। अभिषेक, कोई जानकारी मिल पाई कौन है महिला, क्या आसपास की रहने वाली है या फिर बाहर से आकर उसने यहाँ सुसाइड किया? देखिए, ये मामला चूंकि इसके पहले भी यहाँ सुसाइड के केस धनबाद स्टेशन पर हुए हैं, अब तक कई मामले ऐसे आए हैं। तो फिलहाल उस महिला का जो वहां मौजूद सामान है उस सामान की छानबीन की जा रही है। जीआरपी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया है और तफ्तीश की जा रही है। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है कि वो महिला कहाँ से आई है, लेकिन जो बताया जा रहा है कि वो यात्री थी और कहीं दूर से आई है और खुदकुशी वहां पे करने के बाद जो है बाकी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको पता चला है। रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी वहां पे मौजूद हैं। तो यही हो रही है कि तलाश की उसकी महिला के बारे में पता किया जा सके ताकि उसके घर और परिवार वालों से पूछा जा सके कि आखिर यहाँ अपनी खुदकुशी करने क्यों आई थी। यही एक बड़ा सवाल है जिसकी छानबीन की जा रही है। तो धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक महिला ने खुदकुशी की जिससे हड़कंप मच गया और हैरानी इस बात की कि भीड़ भाड़ वाले इस रेलवे स्टेशन में आखिर इस महिला ने कैसे खुदकुशी कर ली। क्या उसे रोकने वाला कोई नहीं था? जीआरपी और आरपीएफ की कार्यशैली पर भी, सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपना पूरा दमखम दिखाएगी और इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में 10 बड़ी रैलियां करेंगे और इसकी शुरुआत राहुल गांधी पूर्वांचल से करेंगे, जिसको लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है।
प्रयागराज के कुंभ मेले में आए कई संत अपने अनूठे अंदाज और गेटअप की वजह से श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बने हैं और इन्हीं में से एक है शिव योगी मौनी महाराज, जिन्हें लोग रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम से जानते हैं। प्रयागराज में कुंभ मेले की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी तैयारियों को अब पुख्ता करने की कोशिश की जा रही ताकि लोगों को कम से कम समय में राहत पहुंचाई जा सके। यूपी सरकार ने दिल्ली की एक कंपनी के साथ मिलकर लग्जरी टेंट सिटी इंद्रप्रस्थम बसाया है और इसमें सबसे महंगा टेंट 35,000 का है। इसमें कम जगह में ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी गई है या 900 स्क्वायर फीट तक फैला है। कुंभ मेले में लगा सिटी इंद्रप्रस्थम सबसे प्रीमियम टेंट है जो श्रद्धालुओं की सारी सुख सुविधाओं से लैस है। 5 सितारा होटल की फीलिंग देगा। इसमें श्रद्धालु 5 जनवरी से लेकर 5 मार्च 2019 तक ठहर सकते हैं। संत परमहंस दास कुंभ के लिए बैलगाड़ी से रवाना हुए। कुंभ में परमहंस दास 14 जनवरी से 20 फरवरी तक गंगा जल पीकर राम मंदिर निर्माण के लिए तपस्या भी करेंगे। परमहंस दास ने बकायदा खत लिखकर शासन और प्रशासन को सूचित किया है कि प्रयागराज कुंभ में तपस्या करते समय प्राण निकलने के बाद जब तक मंदिर निर्माण शुरू न हो तब तक उनके शव को सुरक्षित रखा जाए। राम मंदिर निर्माण के बाद ही उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाए। महानिर्वाणी अखाड़े के नागा साधु महेशानंद गिरी ने राम मंदिर का निर्माण में देरी पर नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोजाना सुनवाई करने की मांग की है। राजस्थान में नए साल में स्वाइन फ्लू से मौतों का आंकड़ा 20 के पार पहुंच गया और स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 से पार हो गई। जयपुर में सबसे ज्यादा 38 और जोधपुर में 22 से पॉजिटिव केस आए हैं। शादियों के लिए इंसाफ की जंग लड़ते हुए मारे गए पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के परिवार को 16 साल बाद इंसाफ मिला। पत्रकार की हत्या मामले में शुक्रवार को सीबीआई कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया। नए साल के स्वागत के बाद भारत में त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है। नॉर्थ इंडिया जहां मकर संक्रांति और लोहड़ी की तैयारी में जुटा तो वहीं साउथ इंडिया पोंगल की तैयारी में है। गुजरात के वडोदरा में प्राचीन हथियारों की एक प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें चाकू, तलवारें, बंदूक, पिस्टल और तोप शामिल है। 125 साल के इस म्यूजियम में इन दिनों साप्ताहिक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें 15वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के हथियार रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में विंटर यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आर्मी और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग इस यूथ फेस्टिवल की मेजबानी कर रहे हैं। इस फेस्टिवल में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोलकाता के पौष इलाके में स्थित एक मॉल में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने फिल्म एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। सिनेमा हॉल के अंदर न केवल नारेबाजी की गई बल्कि तोड़फोड़ भी की गई। नागरिकता संशोधन विधेयक के विरोध में त्रिपुरा के माधवबाड़ी में तनाव कायम है। पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़प हुई। इसके साथ ही कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सिडनी में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का आज आगाज हो गया। खास बात यह कि इस मुकाबले में धोनी के प्रदर्शन पर लोगों की खास नजर रहेगी। दुनिया के सैर पर निकली आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में है। सिडनी में भारतीय कैप्टन विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन एरन फिंच ने एक साथ वर्ल्ड कप ट्रॉफी को हाथ में उठाया। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली भारत में साल 2018 के सबसे मूल्यवान सिलेबा ब्रांड की सूची में टॉप पर हैं। 2018 के लिए कोहली की ब्रांड वैल्यू $17 करोड़ आंकी गई है। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने अपने रिटायरमेंट प्लान का खुलासा किया। संन्यास के बाद जहां ज्यादातर प्लेयर T20 लीग से जुड़ते हैं तो वहीं कोहली ने साफ किया कि रिटायरमेंट के बाद वो फिर कभी बैट नहीं पकड़ेंगे।